तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा चतुर्थी और महीना चल रहा है फाल्गुन का, जिसे कई लोग फागुन भी कहते हैं। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है, अब एटीएम से सिक्के निकलने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब आप यूपीआई के जरिए एटीएम से सिक्के निकाल सकेंगे। आरबीआई ने बीते रोज बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद सिक्के निकालने के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि ये पूरा सिस्टम क्यूआर कोड पे आधारित होगा और फिलहाल इसे टेस्ट के तौर पे शुरू किया जाएगा, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। साथ ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये भी कहा है कि ऐसा करने का उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में देश के 12 शहरों में इसे शुरू करेगा और इस तरह के एटीएम मशीन से नोट की जगह सिक्के बाहर निकलेंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम फोन पे या पेटीएम करके किसी दुकान से सामान लेते हैं। ठीक आपको इसमें भी ऐसे ही करना होगा, यानी सबसे पहले आपको मशीन के ऊपर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, फिर आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आप उतना टाइप कर देंगे और जैसे ही आप यूपीआई का पिन डालेंगे तो कोइन वेंडिंग मशीन से आपको उतने रुपए के सिक्के मिल जाएंगे जितने आपने डाले होंगे। दोस्तों जाहिर है इसका एक और फायदा होगा कि हम 10 रुपए 20 रुपए यानी कि अब चिल्लर भी मशीन के जरिए निकाल पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से ब्याज दरों के बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बीते बुधवार को रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है, यानी अब होम लोन से लेकर ऑटो पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको पहले के मुकाबले ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। हालांकि जिन लोगों ने एफडी करा रखी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट, उनका फायदा होगा क्योंकि उन्हें जो एफडी पे ब्याज मिलता है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है तो आपको बता दें, रेपो रेट वो दर होती है जिस दर से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को लोन देता है। इसी की वजह से जब रेपो रेट की दरें बढ़ती हैं तो लगभग सभी बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है। जाहिर बात है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक जहाँ से खुद लोन ले रहे हैं वहीं पर ही ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भयंकर भूकंप से जुड़े कई अपडेट को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बताया गया है भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या 11,416 हो गई है, यानी कि बीते सोमवार सुबह तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें जान गंवाने वालों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है। वहीं घायलों की संख्या करीब 40,000 पहुँच गई है। हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि दोनों देशों की मदद के लिए दुनिया भर से 70 देश मदद के लिए सामने आए हैं, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें भूकंप की वजह से जो तबाही हुई है उसी के बीच तुर्की में वहां के लोगों को एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया तुर्की के कई शहरों में तापमान 9 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसकी वजह से वहां के कई शहरों में तो बर्फबारी भी हो रही है। जाहिर बात है ऐसे हालात में जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने में परेशानी हो रही है। साथ ही इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि WHO ने तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसे लेकर ये दावा किया है कि जान गंवाने वालों का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच सकता है। और ऐसा लगता है WHO का ये अनुमान काफी तेजी से सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक दिन पहले जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,000 के करीब था, लेकिन अब केवल 24 घंटे के बाद ये आंकड़ा डबल हो गया है। दोस्तों हम तो बस वहाँ के लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे प्रतिबंध को लेकर। जानकारी के मुताबिक कई देशों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसमें सबसे खास ये है कि सरकारी काम या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक ये प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इसके अलावा जो भी प्लेटफॉर्म है उसको बैन कर दिया गया है। साथ ही बताया गया इसके अलावा वर्दी में रील बनाने, चैटिंग करने या वर्दी में काम के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसी तरह का कानून देश के और भी राज्यों के लिए आना चाहिए या नहीं, और साथ ही में ये भी बताएं कि यूपी पुलिस को लेकर ये जो नियम लागू किया गया है तो क्या आने वाले दिनों में इसका कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने 85 मिनट के भाषण में राहुल गांधी के अडानी पर पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी की पूरी स्पीच में गौतम अडानी का या अडानी ग्रुप का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्ष पार्टियों पर तंज भरी बातें जरूर कही। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके बयान से समझ में आ गया है कि वो अडानी को बचा रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, न जांच कराएंगे न जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बस अपने मित्र का साथ देंगे। दोस्तों वैसे अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि लोकसभा में बीते मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ बड़े बड़े दावे किए थे। इसके बाद अडानी और
प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर 7 सवाल किए गए थे। साथ ही राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर एक और चौंकाने वाली बात बताई थी कि सन 2014 में अडानी दुनिया भर में रईसी की लिस्ट में 609 नंबर पर थे, पर बीते 7 साल में ऐसा क्या जादू हो गया कि वो दुनिया भर में रईसी के मामले में नंबर 2 तक पहुंच गए थे। अभी फिलहाल राहुल गांधी की इन बातों को केवल दावे के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई सबूत वगैरह पेश नहीं किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रामचरितमानस को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने राम कथा को देश के आम लोगों तक पहुंचाया। हालांकि रामचरितमानस में स्त्री यानी कि महिलाओं और दलितों को लेकर कुछ चौपाइयां हैं जो हमेशा विवादों में रही है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस बारे में दैनिक भास्कर की तरफ से एक आर्टिकल शेयर किया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हिंदू धर्म की किताब रामचरितमानस में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से कई चुनिंदा लोग इस धार्मिक किताब का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं। बताया गया रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है जिसका अर्थ हिंदी में कुछ इस तरह है कि शील और गुण से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है, यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो चाहे वो गुण से हीन हो, यानी कि उसके पास कोई गुण ना हो, तब भी वो पूजनीय है। फिर आगे कहा गया है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र भी पूजनीय नहीं है। इससे कुछ लोगों ने या कह लें एक तबके ने ये रिजल्ट निकाला है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया है, चाहे वो गुणी हो या ना हो, और दलितों को नीचे दिखाया है, चाहे वो कितना भी गुणी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऑटो ड्राइवर को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी करके ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों से निर्धारित वर्दी पहनकर ही वाहन चलाने को कहा है, और अगर वो अब आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उन पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बताया गया नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कड़ी चेतावनी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते बुधवार को स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर चीन खतरा पैदा करेगा तो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये भी कहा कि मेरे पद संभालने से पहले चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अमेरिका पीछे छूट रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में साफ कर दिया था कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कंपटीशन चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चाइना का एक बलून यानी कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा अमेरिका भारत समेत कई देशों के ऊपर देखा गया। जब इसके बारे में चीन से पूछा गया तो उसने कहा हम इस गुब्बारे के जरिए मौसम की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया कि चीन का जो गुब्बारा है वो कोई मौसम की जानकारी के लिए नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि ये गुब्बारा आने वाले समय में परमाणु हमला करने के लिए इसकी मदद ली जा रही हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश भर में प्रॉपर्टी के महंगा होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल बीतने के बाद देश में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। डिमांड बढ़ने और बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में बढ़ोतरी से साल 2022 में देश के सबसे बड़े 8 शहरों में घरों की कीमत में औसतन 7% की वृद्धि हुई है। इसके 5 साल यानी कि 2016 से 2021 तक घरों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था, दाम लगभग स्थिर थे। हालांकि बीते साल 2022 में देश के बड़े बड़े 8 शहरों में जो प्रॉपर्टी का भाव है वो लगभग 7% तक बढ़ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महबूबा मुफ्ती को लेकर। जानकारी के मुताबिक पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया गया है वो बुधवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए यहाँ यानी कि दिल्ली पहुंची थी। इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडाराज है, इसे अफगानिस्तान की तरह नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों बात यह है कि अभी जम्मू कश्मीर में कई ऐसी इलीगल इमारतें हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है, तो इसी को रोकने के लिए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से दिल्ली आई थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक ऊंट की बेरहमी से जान लेने को लेकर। बताया गया राजस्थान के बीकानेर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया गया है यहाँ एक परिवार के लोगों ने एक ऊंट को पेड़ से बांधा और डंडे से उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। उन्होंने ऊंट के सिर पर तब तक वार किए जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। बताया गया पूरा मामला ये है कि सोहन राम बीते सोमवार शाम को गांव से ऊंट गाड़ी लेकर ढाणी पहुंचा था। वो ऊंट को खेत में ले जा रहा था। इसी दौरान ऊंट ने सोहन राम की गर्दन पकड़ ली। सोहन राम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो छूट नहीं पाया और उसकी जान चली गई। तो ताजा जानकारी के मुताबिक इसी के परिजनों ने उसी वाले ऊंट को इतना पीटा है कि अब उसकी भी जान चली गई है। जाहिर बात है ऐसा बदला लेने के लिए किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को सोने के दाम में 335 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 57,463 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 516 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 68,075 रुपए हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है E20 पेट्रोल को लेकर। दोस्तों हम आपको बीते दिनों के लगातार 2 मुख्य समाचार में E20 पेट्रोल के बारे में काफी अच्छे से बता चुके हैं कि ये पेट्रोल
एक ऐसा ईंधन है जिसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल होता है। साथ ही हम आपको ये भी बता चुके हैं कि एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे गन्ने के रस, मक्का, सड़े हुए आलू, सड़ी हुई सब्जियां, मीठा चुकंदर, ज्वार, चावल की भूसी वगैरह से बनाया जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि सरकार का ये लक्ष्य आने वाले 2025 तक E20 पेट्रोल बिकने लगे। बताया गया अभी फिलहाल देश के 11 राज्यों के कुछ चुने हुए पेट्रोल पंप पे E20 पेट्रोल मिलने लगा है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि जो भी गाड़ियां BS4 से BS6 के अंडर में आती हैं, वो सभी गाड़ियां इस फ्यूल का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों जाहिर बात है एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले में काफी सस्ता होता है। इसी की वजह से जब एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है तो पेट्रोल का दाम कम हो जाता है। बताया गया आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी कि इथेनॉल वाले पेट्रोल की कीमत। हालांकि आपको बता दें ये केवल एक अनुमान है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल सरकार पर जासूसी के आरोप को लेकर। जानकारी के मुताबिक CBI की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। अब CBI ने इस मामले में दिल्ली के LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना से जांच करने की परमिशन मांगी है। तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की ये एक और परेशानी बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक नेता के जज बनने को लेकर। दोस्तों आपको बता दें बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव रही L विक्टोरिया गौरी अब मद्रास हाईकोर्ट की जज बन गई हैं। उन्होंने हंगामे और विरोध के बीच बीते मंगलवार को शपथ ली। उनकी नियुक्ति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी खारिज कर दी गई है। असल में काफी समय पहले L विक्टोरिया गौरी बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव थी। आसान शब्दों में कहें तो एक नेत्री थी। बताया गया उन्होंने उस दौरान यानी कि नेता रहने के दौरान इस्लाम को हरा आतंक और ईसाईयत को सफेद आतंक कहा था। इसी की वजह से जब हाल ही में उनको हाई कोर्ट का जज बनाने की बात होने लगी तो कई लोग इसका विरोध करने लगे। विरोध करने वालों का कहना है कि एक नेता का जज बनना सही नहीं है, कट्टरपंथी से जुड़ा कोई बयान दिया हो। हालांकि जब ये बात देश के सबसे बड़े कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बात काफी पुरानी है और साथ ही में ये भी कहा कि जब उन्हें जज के लिए चुना गया होगा तो इन सभी मामलों को अवश्य देखा गया होगा। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किसी नेता का जज बनना कहां तक सही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप के कर्ज पर RBI गवर्नर के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते बुधवार को कहा है कि जब बैंक उधार देते हैं तो वो कंपनी के फंडामेंटल और प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लेते हैं। देश के बैंक किसी भी कंपनी को मार्केट कैप के आधार पर लोन नहीं देते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों में बैंकों के एक्सपोजर को लेकर पूछे गए सवालों पर RBI गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही है। RBI गवर्नर ने ये भी कहा कि हम बैंकों को रेगुलेट करने के बिल्कुल साफ दिशा निर्देश लेकर आए हैं। ऑडिट कमेटियों के लिए गाइडलाइंस है। हमने बैंकों में चीफ रिस्क ऑफिसर्स की नियुक्ति को भी कंपलसरी कर दिया है। साथ ही RBI गवर्नर ने आगे कहा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के साथ देश के बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह का कोई डेंट नहीं है। देश का बैंकिंग सेक्टर लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों असल में बात ये है कि जब अभी हाल ही में गौतम अडानी का मामला सामने आया जिसमें हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से ये पता चला कि अडानी ग्रुप शेयरों में छेड़छाड़ कर रहा है, कई तरह की और गड़बड़ियां कर रहा है। अब दोस्तों हिंडनबर्ग की ओर से इस रिपोर्ट का आना था कि अडानी ग्रुप के शेयर एकदम से धड़ाम हो गए और केवल कुछ दिनों में अडानी ग्रुप का जो शेयर है वो लगभग आधे पर आ गया। ऐसे में आम जनता को ये परेशानी सताने लगी कि कोई ऐसा बैंक तो नहीं है जिसने अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा लोन दे रखा हो और वो बैंक आने वाले दिनों में डूब जाए और हमारे पैसे भी डूब जाए, जैसा कि हम भूतकाल में यानी कि बीते समय में ऐसे कुछ मामले देख रखे हैं। तो दोस्तों अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक आम जनता के इन्हीं सब शकों को दूर करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के बारे में जब RBI के गवर्नर से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है कि बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह का कोई डेंट नहीं है और देश का जो बैंकों का सेक्टर है वो लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अडानी के शेयरों को लेकर। अडानी की 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों के शेयर में बढ़ोतरी देखी गई है और 4 में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों अगर बात करें शेयर बाजार के मार्केट के हाल की तो बीते 8 फरवरी 2023 को सेंसेक्स में 0.63% की बढ़ोतरी देखी गई, 378 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। इस बढ़ोतरी के बाद सेंसेक्स 60,664 रुपए पे बंद हुआ। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी की तो बीते रोज 8 फरवरी 2023 को निफ्टी में भी 141 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। इस बढ़ोतरी की वजह से निफ्टी 17,863 रुपए पे बंद हुआ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ में हुए एक बवाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मोहाली में सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी बीते बुधवार को उग्र हो गए। चंडीगढ़ में घुसने को लेकर उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तलवारें भी निकाल ली, जिसे देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। कुछ पुलिसकर्मी भी इस हिंसक वारदात में जख्मी हुए। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। माहौल बिगड़ता देख पुलिस के सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और अब चंडीगढ़ में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिद्धार्थ और कियारा को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी बीते मंगलवार यानी कि 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए। अब उनकी शादी के बाद ये खबर आ रही है कि ये वेडिंग कपल आज 9 फरवरी को दिल्ली में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करेगा। वह इंडस्ट्री के खास दोस्तों
दोस्तों के लिए 12 फरवरी को मुंबई में ग्रैंड पार्टी होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। जानकारी के मुताबिक एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच जो विवाद शुरू हुआ है अब वो बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में नवाज के वकील ने आलिया पर कई संगीन आरोप लगाए थे। अब इन्हीं आरोप पर आलिया के वकील का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके करीबी वकील पर पलटवार किया है। आलिया के वकील ने कहा है कि हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आर्टिकल 509 के तहत केस दायर करेंगे। इतना ही नहीं, हम उन पर रेप के चार्जेस भी लगाएंगे। हम उन्हें DNA टेस्ट के लिए भी बुलाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपना जवाब दिया और स्पीच दी। इसी दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पे निशाना साधा और कहा कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने इन लोगों को यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी को एक मंच पे ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी ने कर दिखाया है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है। यानी कि किसी ने अगर पैसे में हेराफेरी की हो तो यही वो डिपार्टमेंट है जो इन चीजों की जांच करता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के जैकेट को लेकर। आपको बता दें बीते सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पीएम मोदी को एक स्पेशल जैकेट भेंट की थी। बताया गया कंपनी ने इसे प्लास्टिक की खराब बोतलों से डिजाइन करवाया है और अब बीते रोज बुधवार को पीएम मोदी ने यही जैकेट पहनी थी जिसे प्लास्टिक की खराब बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। जाहिर बात है इसकी वजह से पीएम मोदी का ये पहनावा बीते रोज काफी चर्चा में रहा और अभी भी चर्चा में है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के एक बयान से राज्य की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल बीते सोमवार को कोलकाता की सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डी.लिट की ऑनरेरी उपाधि दी गई थी। राज्यपाल ने अपने हाथ से उन्हें ये उपाधि देते हुए उनकी तुलना पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ की है। जाहिर बात है इसी की वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ममता बनर्जी को लेकर अब कई तरह की बातें कह रही हैं। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 9 फरवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 फरवरी को जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहले के मुकाबले बारिश और हिमपात की तीव्रता बढ़ जाएगी। इसी की वजह से बारिश और हिमपात उत्तराखंड को भी कवर कर सकता है। साथ ही बताया गया है अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के दिन और रात के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। जाहिर बात ऐसा होने की वजह से ठंड और कम हो जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगी। साथ ही बताया गया है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी राज्यों के जिन भी शहरों के नाम बताए हैं उन सभी को छोड़कर देश के बाकी सभी हिस्सों में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 9 फरवरी 2023 के राशिफल को लेकर। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज का दिन पारिवारिक जीवन के मामले में काफी उतार चढ़ाव वाला होगा। वहीं वृषभ राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज बहुत ही सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज का दिन आपके लिए लाइफ स्टाइल संबंधी समस्याओं का समाधान दिलाने वाला रहेगा। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज कोई भी योजना बनाएं लेकिन उसे गुप्त रखें। इतना ही नहीं, आज आपके खर्च ज्यादा रहने वाले हैं। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज किसी रचनात्मक क्रियाकलापों में हिस्सा लेना होगा। इतना ही नहीं, आज आपकी मुलाकात भी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है और आपके रुके हुए कामों में प्रगति आएगी। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है। आज नौकरी पेशा लोगों की पद। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन निवेश और विदेश के मामले में अचानक सफलता का समाचार दिलाएगा। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन उच्च अधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने पे विचार विमर्श किया जा सकता है। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन वंचित और गुणात्मक परिवर्तन दिलाने वाला रहेगा। साथ ही कहा गया आज आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ और अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन किसी नए कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें ये राशिफल NBT की तरफ से बताई गई टैरो कार्ड के अनुसार। अब कई लोग इसमें मानते हैं और कई लोग राशिफल में नहीं मानते हैं। इसी की वजह से हम आपको ये जानकारी केवल खबर के तौर पे देते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मोटरोला के एक सस्ते नए स्मार्टफोन को लेकर। जानकारी के मुताबिक मोटरोला ने एक नया फोन लॉन्च किया है मोटो E13 जिसकी कीमत 7,000 रूपए से कम है। इसके बावजूद भी आपको इसमें 6.5 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी। बाकी आप फोन की ज्यादा जानकारी के लिए मोटरोला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है OnePlus के एक सबसे पावरफुल स्मार्टफोन को लेकर। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने OnePlus 11 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। बताया गया फोन की शुरुआती कीमत
52,000 रूपए हो सकती है। फोन के फीचर की बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर भरे हुए हैं। इसी की वजह से आपको इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए OnePlus की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करना चाहिए, ताकि आपको सही से और अच्छे से जानकारी मिल जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 10 लाख तिब्बती बच्चों को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन ने करीब 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में रखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के 3 मानव अधिकार विशेषज्ञों ने ये रिपोर्ट दी है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शराब घोटाले में गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बनाने वाली बड़ी कंपनी ओएसिस ग्रुप के डायरेक्टर गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। गौतम मल्होत्रा पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, यानी कि पैसे के हेराफेरी का। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जेलेंस्की और ऋषि सुनक को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बीते बुधवार को एक सरप्राइज विजिट पर ब्रिटेन पहुंचे। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एयरपोर्ट पे गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात की फोटो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटिश संसद में बोले कि जंग में साथ देने के लिए शुक्रिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है Xiaomi के एक नए फोन Xiaomi 13 को लेकर। बताया गया Xiaomi का नया फोन Xiaomi 13 आने वाले 26 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा। बताया गया इस फोन में 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। वहीं कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए Xiaomi की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रभास और कृति सेनन को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रभास और कृति सेनन को लेकर आजकल ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि दोनों का कोई अफेयर चल रहा है और वो सगाई करने वाले हैं या उन्होंने सगाई कर ली है। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभास की टीम ने सगाई की सभी अफवाहों को खारिज किया है और कहा है कि प्रभास और कृति सेनन केवल अच्छे दोस्त हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर को लेकर। जानकारी के मुताबिक जानवी कपूर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की वजह से काफी दुखी हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि लोग ये कहते हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं नेपोटिज्म की प्रोडक्ट हूँ, पर मुझे ये सब बातें काफी तकलीफ देती हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।